हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टॉपिक 2.0। फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज सुबह ही मैंने आपको बीएड बीएड सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट जो आपका है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस, कानपुर यूनिवर्सिटी का मैंने आपको आगे के 50 क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर आसानी से देख सकते हैं। अदरवाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी या फिर इसी वीडियो के प्रीवियस में आप देख लेना। आज सुबह ही वीडियो अपलोड की गई है जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए थे। तो इस वीडियो में हम अगले 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप देख सकते हैं कि किस तरीके के प्रश्न आएंगे। और उससे जस्ट पहले मैंने आपको कल की डेट में मीन्स 15 तारीख में मैंने आपको एक और वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको बौद्ध काल, मुस्लिम काल और वैदिक काल को डीपली ही पढ़ाया है। सिर्फ 20 मिनट में आपके 20 नंबर का पोर्शन मैंने आपको कंप्लीट कराया है। वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आउट नहीं होंगे। वो थ्योरेटिकल बेस में पढ़ाया है लेकिन आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर ही ध्यान देना है। जो मैंने आपको तरीका बताया तो उस तरीके से आप उसकी तैयारी करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम इस वीडियो को और हम अगले 50 क्वेश्चंस को यहाँ देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके हमने 50 क्वेश्चंस तक कंप्लीट करा दिए थे। अब हम आ गए हैं 51 नंबर क्वेश्चंस पर। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि मुदालियर आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष कब प्रस्तुत किया। तो ये प्रस्तुत किया था इन्होंने 29 अगस्त 1953 को। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। हमारा अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग का कार्यक्षेत्र था। तो मुदालियर आयोग, अब आप देख सकते हैं मुदालियर आयोग का जो कार्यक्षेत्र था वो माध्यमिक शिक्षा आयोग था। ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि मुदालियर ही माध्यमिक शिक्षा के लिए फेमस था। ठीक है। कोठारी आयोग ने संस्तुति की थी। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के लिए। फ्रेंड्स, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि आपके बाकी का जो पोर्शन है आपका, ये सारे आयोग भी हैं और जितना भी हो सकेगा आपको हम इस फर्स्ट पेपर की फुल कंप्लीट एक क्लास दे देंगे। अभी 2-3 क्लासेस आएंगी जिसमें मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर दूंगा, आपके सारे आयोग पढ़ा दूंगा, आपके सारी जैसे भी क्वेश्चंस उसमें बनते होंगे हम उन सब के लिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे जिससे आपको पेपर देने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आसानी से बहुत अच्छे से पेपर अपना कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर आ गए हैं और इस पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसे हम हंटर आयोग कहते हैं, 1964 से 1966 का अध्यक्ष कौन था। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये था प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। मतलब ये कोठारी आयोग है। ठीक है, 64-66 वाला। शिक्षा में कोठारी आयोग का योगदान था। तो कोठारी आयोग का योगदान था उपरोक्त सभी के लिए, शिक्षा प्रणाली में एकरूपता लाना, भारतीय शिक्षा की कमियों को उजागर करना। ये सब मैं आपको एक डिस्क्रिप्टिव क्लास दूंगा, उसमें सारा कुछ क्लियर कर दूंगा, सब आयोग आपको एक एक करके पढ़ा दूंगा। ठीक है। चलिए आगे चलते, किस आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया। तो हमारा इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कोठारी आयोग ने। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, संशोधित शिक्षा नीति 1992 के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे हमारे ऑप्शन नंबर ए, जनार्दन रेड्डी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 विभाजित है। तो ये विभाजित है आपका 24 अध्यायों में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अध्यायों में। ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी। ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का सिद्धांत नहीं है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिप्रेरणा का सिद्धांत आपका नहीं है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, अपव्यय और अवरोधन की समस्या संबंधित है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा से। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 62, अपव्यय की समस्या का मुख्य कारण क्या है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पूर्व प्राथमिक विद्यालय नहीं है। 63 नंबर का प्रश्न है, हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूनियर हाई स्कूल। हमारा अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या बुनियादी कार्यक्रम उठाए गए। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, किसने कहा माध्यमिक शिक्षा हमारे शिक्षा की सबसे
कमजोर कड़ी है? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राधाकृष्णन ने। हमारा अगला प्रश्न नंबर 66, उच्च शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत कब की गई? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उच्च शिक्षा के बारे में है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1969 में। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा उच्च शिक्षा का मुख्य कार्य है, तो उच्च शिक्षा का मुख्य कार्य है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षक शिक्षा के लिए आवश्यक हैं, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 69, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2009 में। हमारा अगला है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 70 है, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1969 में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? 1988 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1990 में। हमारा अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1985 में। हमारा अगला प्रश्न है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 74 नंबर प्रश्न है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1945 में। हमारा अगला प्रश्न है SCERT का कार्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 है कि NCERT का मुख्यालय का कार्यालय कहाँ है? तो NCERT का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है NAAC के मुख्य कार्य क्या हैं? तो NAAC के मुख्य कार्य हैं, हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। हमारा अगला प्रश्न है सन 1990 में प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर को तय करने के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर R.H. दवे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? 79 नंबर क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1978, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है भारत में मुक्त शिक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने किया? आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, मदुरई विश्वविद्यालय। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकता का अर्थ है, सार्वभौमिकता का आखिर में क्या अर्थ है? अब आप देख सकते हैं 81 नंबर का प्रश्न है, हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, 6 से 14 आयु वर्ग के लिए स्वतंत्र और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए। हमारा अगला है 82 नंबर का प्रश्न है सार्वभौमिकरण के मार्ग में मुख्य बाधा है, तो मुख्य बाधा है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक की अवस्था है, उपरोक्त सभी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है 84 नंबर का प्रश्न है सार्वभौमिकरण शिक्षा के अभिकरण हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है मानव संस्थान मंत्रालय द्वारा तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता द्वारा सुधार कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2002 में। हमारा अगला प्रश्न है सार्वभौमिक शिक्षा का महत्व है, तो सार्वभौमिक शिक्षा का महत्व हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक स्तर पर। हमारा अगला प्रश्न है व्यवसायीकरण का मुख्य उद्देश्य, 87 नंबर प्रश्न है, हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाभ। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया? 88 नंबर का प्रश्न हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड, 2009 में। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या हैं? हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 90, सन 1960 में निजीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हमारे इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीटर एफ ड्रूकर ने। हमारा अगला प्रश्न है शैक्षिक स्तर में गिरावट का मुख्य कारण है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92, शैक्षिक मानक का तात्पर्य है, शैक्षिक मानक का तात्पर्य हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है 93 नंबर का प्रश्न है कोठारी आयोग के अनुसार शैक्षिक मानक के निर्धारण आधार हैं, आंसर हो जाएगा इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा के स्तरीकरण को उन्नत बनाने हेतु समस्या है, तो इसमें भी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण के दोष हैं, 95 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के गुण हैं, तो इसमें भी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है परीक्षा सुधार के मुख्य उपाय हैं, 97 नंबर प्रश्न है, इसमें भी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है
माध्यमिक स्तर पर निःशक्तों के लिए समावेशी शिक्षा योजना का प्रारंभ हुआ? तो कब हुआ? ये इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2009 से 2010 में। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का कार्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। हमारा अगला है निजीकरण के लाभ है, तो इसमें भी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स आपको एक और बात बता दें, ये तो आपका पेपर पूरे 100 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। फिर भी आपका एक डाउट कई फ्रेंड्स का एक डाउट आया है कि सर ये बताइए कि शुरू के 75 क्वेश्चंस करने हैं या कहीं से भी 75 क्वेश्चंस करें या कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो कॉपी है वो चेक होगी आपके जहाँ तक 75 क्वेश्चन मशीन काउंट कर लेगी, क्योंकि अब OMR जो होती है वो कोई व्यक्ति चेक नहीं करता, कंप्यूटराइज्ड चेक होती है। जहाँ तक 75 क्वेश्चन आपके काउंट हो जाएंगे, आपने जिन पर टिक किया होगा बस वही आपके काउंट होंगे। वो चाहे आपने ऐसा किया हो कि आपने 10 नंबर प्रश्न से शुरू किया हो और आपने 85 तक किया हो, तो आपके 85 तक चेक होंगे, क्योंकि आपके शुरू के 1 से लेकर 10 तक कोई काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे राय दूंगा कि आप कोई भी प्रश्न गलत ना करें। ठीक है, जो प्रश्न आपको अच्छे से आते हो आप वो प्रश्न पहले करें। ठीक है, और आप 75 क्वेश्चन से ज़्यादा करने की कोशिश ना करें। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको डलवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा जो रहेगा वो रहेगा पेपर फर्स्ट से रिलेटेड। आगे की हम थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम सारे आयोगों को यहाँ रखेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।